हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, आज हमारा डे 6 है। आज हम सोशल साइंस देखेंगे। आज हम देखेंगे 29 जनवरी का पेपर जो 2023 में हुआ था। तो फिर हम शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। अशोक के जो अभिलेख थे ना, वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, लेकिन कहीं कहीं पे खरोष्टी और आरामाइक लिपि में भी मिले हैं। तो इसको देख लेते हैं। अशोक जो थे उनके ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यद्यपि अशोक के 2 अभिलेख जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त हुए खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। देखो क्वेश्चन पूछता है कहाँ से खरोष्टी लिपि में मिला है और कहाँ से आरामाइक। तो खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख मिला कहाँ कहाँ, एक शाहबाजगढ़ी से और एक मानसेहरा से जो मिला है वो खरोष्टी लिपि में। तक्षशिला एवं लमगान यहाँ से जो मिला है ना वो आरामाइक लिपि में लिखा हुआ है। एक अन्य अभिलेख जो है शर ए कूना, ये द्विभाषी में लिखा गया है, आरामाइक प्लस ग्रीक लिपि में। मतलब सर ए कूना अभिलेख जो है वो 2 मतलब लैंग्वेज में लिखा गया, आरामाइक प्लस ग्रीक में लिखे गए हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, 5वीं और 6ठी शताब्दी वर्तमान में तमिलनाडु बड़े स्तर पर खेती करने के लिए आवश्यक था। क्यों आवश्यक था ये पूछ रहा है। पहला, सिंचाई के लिए तटबंध निर्माण। हाँ देखो, सिंचाई के लिए तटबंध का निर्माण हो, इसके लिए मतलब आगे था। देखते हुए इसके बारे में, तमिलनाडु प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है, जहाँ पर पुरानी चट्टानें और संरचना होने के कारण प्राचीन समय से ही कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की आवश्यकता थी। पांचवी एवं 6ठी शताब्दी में यहाँ पर कृषि कार्यों हेतु सिंचाई के लिए तटबंधों की आवश्यकता थी। अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी मतलब की व्याख्या। देखो हम आपको बता देते हैं एकदम से ओरली, मृतकों के साथ जो उनके सामान दफनाए गए ना, ऐसा माना जाता था कि पुनर्जन्म होगा, या फिर वहाँ वो लोग जाएंगे तो क्या खाएंगे इसके बाद, मतलब कि जैसे वो मर गए फिर ऊपर भी उनका जीवन होगा तो क्या खाएंगे। पहला ऑप्शन है, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्राचीन भारत में अन्य देशों में यह अवधारणा प्रचलित थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता है या मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो सकता है, इसलिए दाह संस्कार के समय उनके साथ जरूरत की चीजें दफनाई जाती थी। कभी कभी तो उनके पालतू जानवर भी दफनाए जाते हैं, जैसे कहीं कहीं पे जो बकरियों के कंकाल भी मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ऑप्शन में दिया ए बी सी देखें और सही उत्तर को चुने। इसमें कौन सा सही है। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। दूसरा है, लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से या फिर कपड़े कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र जो था ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, इसमें सही बताना है। पहला ऑप्शन जो है ना वो सही है, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, ये सही है। दूसरा देखते हैं, लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से या कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं, ये भी सही है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे, याद रखिएगा, ये लाइन आपसे पूछ सकता है। प्राचीनतम लघु चित्र कहाँ पे होते थे, कैसे बनाए जाते थे, ताड़ के पत्तों पे या फिर लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर ए बी सी, मतलब ये तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो गुरु नानक देव जो थे उनके द्वारा बनाया गया जो ये था उसको किस नाम से जाना जाता था शुरुआती में, तो ये धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर है धर्मशाला। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को धर्मशाला के नाम से जाना जाता था, धर्मशाला के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ए और आर को पढ़िए तथा सही चयन करना है। लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। दूसरा आज जो दिया इसमें कारण दिया है, सही तरीके से किलेबंदी, मतलब सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर प्रणाली की व्यवस्था की गई। देखो ये दोनों सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको मगध के बारे में बताया था, मगध राज्य बहुत शक्तिशाली था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो था ना सेनाएं बहुत ज़्यादा मतलब थी और वो गंगा के बीच में था, मतलब कि गंगा उसके किनारे किनारे से चलती थी और किलेबंदी उन्होंने अपना अच्छे से किलेबंदी कर लिया था और जंगल वगैरह था। तो ये महाजनपद के बारे में था। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। प्राचीन भारत में जनपद धीरे धीरे शक्तिशाली होकर महाजनपद का स्वरूप ग्रहण कर लिए। इन्होंने सही तरीके से किले की बड़ी बड़ी सेनाओं का गठन किया, आसपास के क्षेत्रों को विजित किया और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर प्रणाली लागू की तथा नवीन प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। इसमें ए और आर सही व्याख्या थी, आर्य की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेजी द्वारा तैयार किया गया था। हॉल्ट मैकेजी द्वारा कौन सी प्रणाली तैयार की गई थी।
इनके द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त तैयार किया गया था। हॉल्ट मैकेजी के द्वारा कौन सा तैयार किया गया था? महालवाड़ी बंदोबस्त तैयार किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। महालवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। इसके प्रतिपादक हॉल्ट मैकेजी थे। यह भू राजस्व जो था व्यवस्था भारत की 33% भूमि पर लागू था, मतलब 30% भूमि पर लागू था, 30% भूमि पे ये लागू था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? तो कहाँ के? दक्षिण भारत के जो कैकोलार थे और ये देवांग, मतलब ये लोग जो थे बुनकरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। ए और आर दिया है, इसमें बताना है कौन सा सही है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं समानता की मांगों का समर्थन किया। दूसरा दिया है राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया था कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों एवं महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया, ये सही था। और दूसरा ये भी था राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया था कि स्वतंत्रता मिलने पे सभी पुरुष और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से शब्द सूफीवाद से जुड़ा है, मतलब सूफीवाद शब्द से क्या जुड़ा हुआ है, इसमें पूछ रहा है। खानकाह, रक्श, जिक्र, स्नान, सूफीवाद से क्या जुड़ा हुआ है? तो देखो इससे जुड़ा हुआ है, ये खानकाह जुड़ा हुआ है, रक्श जुड़ा हुआ है और ये जिक्र जुड़ा हुआ है, स्नान नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये ABC जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। खानकाह मतलब निवास स्थान, रक्श मतलब रक्श जिक्र शब्द होता है, और सूफीवाद से जुड़े मतलब ये रक्श जिक्र हो गया, ये सब सूफीवाद से जुड़े। भारत में सूफीवाद के जनक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। मुइनुद्दीन चिश्ती जो है उनको सूफीवाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने काश्तकार की चाबुक का नामक पुस्तक लिखी है? तो काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है ज्योतिबा राव फुले ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। भारतीय समाज सुधारक, लेखक एवं दार्शनिक तथा दलित नेता महात्मा ज्योतिबा फुले ने काश्तकार की चाबुक, गुलामगिरी, दास्ता आदि पुस्तकें लिखी। देखो इनका गुलामगिरी पुस्तक भी पूछता है, गुलामगिरी और दास्ता आदि जैसी पुस्तकों का संकलन किया जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये भी पूछता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा राव फुले ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी प्रभात फेरियों का आयोजन किया? तो प्रभात फेरियों का आयोजन किसने किया था? प्रभात फेरियों का आयोजन किया था अंबाबाई जो थी इन्होंने ही किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर्नाटक क्षेत्र में अंबाबाई ने प्रभात फेरी का आयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प चुनना है। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। ऑप्शन बी दिया हुआ है। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 17 प्रांतों कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, ए या बी? तो देखो पहला ऑप्शन जो है ना, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और बी दोनों सही है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1937 में ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराने का ऐलान किया। इन चुनाव में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल रही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बिल्कुल, ये हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला है इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी को लिया गया सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक के आयु के वोट देने का अधिकार उनको मिला। मतलब वोट देने का अधिकार उनको मिला या फिर नहीं? वोट देने का अधिकार तो मिला था, लेकिन उस टाइम पे हमारा जो एज था ना 18 नहीं माना था उन्होंने, 21 साल माना था। तो 21, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये ऑप्शन अब जिस ऑप्शन में होगा ये कट कर देंगे हम। अगला देखते हैं सभी नागरिकों को कानून के समक्ष माना गया, मतलब सभी के लिए समानता का अधिकार हुआ। तो ये ए और सी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ए और सी सही है।
भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू है, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया और उन्हें कानून के समक्ष जो है समान माना गया। और जो वोट देने का अधिकार था ना, उस टाइम पे 21 साल था, फिर बाद में ये 18 साल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र जो होता है ना, वो रोड मैप ऑफ इंडिया, भारत का सड़क जो होता है ना, उसका मानचित्र होता है। थीमेटिक मानचित्र जो होता है उसमें क्या होता है? भारत के सड़क का मानचित्र होता है। भारत का सड़क मानचित्र थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होते हैं, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। हाँ, तो इस क्षेत्र में जो होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब जो होता है गर्मी पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। अगला ऑप्शन दिया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर मतलब चमकता है, जिससे इस क्षेत्र में बहुत अधिक उष्मा होती है। ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच पर, देखो जब ग्रीनविच पर 11 बज रहे हों उस टाइम तब 9 बजे पूर्वाहन किस देशांतर पर बजे होंगे? 9 बजे मतलब कि पूर्वाहन में किस देशांतर पर बजे होंगे, इसमें टाइम वो पूछ रहा है, कहाँ किस टाइम पे बजे होंगे। तो ये बजे होंगे ना, देखो मतलब कि 30 डिग्री वेस्ट में, पश्चिम में, 30 डिग्री पश्चिम में। जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाहन बजे होंगे तब 9 पूर्वाहन 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर बजेंगे, 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर बजेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा है दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, नहीं ये गलत है। देखो पहला ऑप्शन तो गलत ही है, क्योंकि आगे का हम लोग देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को नहीं होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, ये सही है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है ना 21 जून को होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है। ये याद रखिए कि ये हमेशा पूछता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात जो होते हैं एकदम समान होते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। तो बी और सी सही है। जिस ऑप्शन में है उसे मैं कट कर देंगे। देखो केवल सी है तो ये गलत हो गया, ए भी कट हो गया जहां पे है, तो ऑप्शन डी हमें मिला। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेल के प्रकार दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शैल चक्री तो कहते हैं रॉक साइकिल कहते हैं। मतलब सेल जैसे ये हो गया, आप ये मान लीजिए कायांतरित सेल हो गए, वो आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है, आग्नेय सेल कायांतरित सेल में, तो इसको क्या बोलते हैं? शैल चक्र कहते हैं। सेल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन बी। महासागरीय जल का देखो महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना गिरना क्या कहलाता है? तो ये ज्वार भाटा ही तो कहलाता है, ज्वार भाटा ही कहलाता है। महासागरीय जल का लयबद्ध में रूप से मतलब कि दिन में 2 बार उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखो हम आपको अभी तक जितने भी करवाए हैं प्रैक्टिस, सब में मतलब कि घास के मैदान पूछे, घास स्थान, तो आपको मतलब आइडिया हो गया कौन से घास के स्थान कहाँ पे हैं। इसमें सही बताना है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, नहीं ये गलत है। इसमें सही पूछा है दक्षिणी अफ्रीका में डाउन, हाँ ये वाला सही है, सिर्फ बी सही है। दक्षिणी अफ्रीका में डाउन जो है घास के मैदान है। तो इसका राइट आंसर है केवल युग्म 2, मतलब जो पेयर सेकंड है वो सही है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन सा मतलब कहाँ पे है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास मैदान दिया हुआ है, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। अतः केवल 2 युग्म ही सुमेलित है, मतलब कि 2 ही युग्म जो थे वो सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? देखो सुनामी वाला हमने चैप्टर पढ़ा है जियोग्राफी में। तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, मतलब कि तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल या तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है। देखो तटीय जब सुनामी आता है ना, तो तटीय क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होता है, उस क्षेत्र में जल में कमी आने लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ है। सुनामी शब्द जापानी शब्द का मतलब ये रूप है जो 2 शब्दों से मिला है, सु अर्थात बंदरगाह और नामी अर्थात विनाशकारी लहरी से मिलकर। सुनामी आने का पहला संकेत तटीय क्षेत्र से जल में कमी आना होता है। तटीय क्षेत्र में जो होता है ना जल, वो कम
आने लगता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें जो मिलते हैं वो जैवमंडल में मिलते हैं। जैवमंडल में ही तो मिलते हैं, बायोस्फीयर में। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल के सम्मिलित रूप को जैवमंडल कहा जाता है। देखो, जलमंडल हो गया हमारा, स्थलमंडल, वायुमंडल, इसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, मतलब समझ लो इसका हेड कौन है, तो ये जैवमंडल हो गया, बायोस्फीयर हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। यहीं पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मिलते हैं। भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नहीं, गंगा नहीं, यमुना भी नहीं, तो ये सिंधु नदी, इंडस रिवर जो है वही बहती है। भारत के ठंडे रेगिस्तान यानी लद्दाख से होकर बहने वाली नदी। देखो, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत का ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करना है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कहाँ पे जगह था और उचित विकल्प चुनना है। इसको मिलाना है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा जगह था? तमिलनाडु में जो जगह था ना, ये कल्पकम था, कल्पकम ये था। महाराष्ट्र में तारापुर था, उत्तर प्रदेश में नरौरा था, कर्नाटक में कैगा था। एक बार हम इसको फिर से देख लेते ताकि क्वेश्चन आए गलत ना करें। तमिलनाडु में क्या था? कल्पकम था, महाराष्ट्र में तारापुर था, उत्तर प्रदेश में नरौरा था, कर्नाटक में कैगा था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है, चुनना है। पहला, अलवण जल का केवल 1% उपलब्ध प्राय, मतलब कि ये मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है। दूसरा दिया है, अलवण जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है। पहला जो ऑप्शन है ना, अलवण जल का केवल 1% उपलब्ध है तथा मानव उपयोग हेतु जो है मतलब सही है, क्योंकि मतलब जो जल होता है हमें प्रॉपर, हम पूरा जल तो यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड है, अलवण जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है, ये भी है। इसका राइट आंसर ए बी दोनों है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं है। देखो, ऑप्शन बी सही है, ए तथा बी दोनों सही, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नामों पर विचार करें। मिल्पा, लद्दाख, रोका और चीरू, ये क्या है? देखो, ये जो है ना, ये स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां हैं। स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां हैं। मिल्पा, लद्दाख, रोका और चीरू, ये सब क्या है? ये सब जो है ना, स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियों के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता का मुहावरे का प्रयोग किया था? अनेकता में एकता वाला मुहावरा या फिर ये वर्ड या कोटेशन किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, इन्होंने ही दिया था अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय संचार माध्यम, मीडिया। देखो, मीडिया से क्वेश्चन कितना आता है। मीडिया से क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। क्या है इसमें, मतलब मीडिया क्या है? राज्य समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों का स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। देखो, ऑप्शन आपको, देखो जब भी पेडागोजी आएंगे ना, ऑप्शन में सब मतलब कि ऐसा देगा, चारों में आपको लगेगा सही, लेकिन सबसे सही कौन सा है वो ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दे को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले संचार माध्यम, ये भी ठीक है। लेकिन अगला ऑप्शन जो है, स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दे को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम है। देखो, ये भी सही है। तो इसका सबसे राइट आंसर यही मिल रहा है, सब स्थानीय समूहों द्वारा। देखो, स्थानीय समूहों द्वारा जो है दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्यों से चलाए जाने वाला संचार माध्यम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में किस विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून नहीं बना सकती? मतलब कौन सी विषय पे केंद्र सरकार नहीं बना सकती? देखो, बैंकिंग पे बना सकती, संचार पे बना सकती, मुद्रा पे बना सकती, लेकिन पुलिस पे नहीं। पुलिस जो होता है ना, राज्य का होता है, राज्य सरकार का होता है। देखो, हर राज्य सरकार के, जैसे यूपी पुलिस हो गया, फिर एमपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस, तो अपना अलग अलग का होता है। तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन सी, बैंकिंग, संचार एवं मुद्रा केंद्रीय सरकार के विषय, जबकि पुलिस, देखो ये भी देख लो, पुलिस हो गया, जेल हो गया, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, अस्पताल हो गया, सार्वजनिक पुलिस व्यवस्था आदि राज्य सूची के विषय हैं। देखो, पुलिस हो गया, जेल, स्थानीय सरकार हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब सार्वजनिक मतलब जो चीज़ है, ये राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं।
अगला है 31 नंबर का क्वेश्चन, भारत में 3 स्तरों पर काम करती है। भारत में जो सरकार है देखो 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में संघवाद कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत राज्यों का संघ है जिसे संघवाद कहा जाता है। देखो भारत जो है हमारा राज्यों का संघ है जिसे संघवाद कहा जाता है। भारत सरकार की 3 स्तरों पर कार्य करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में संघवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है। देखो दादन व्यवस्था से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अभी तक हमने जितना भी प्रीवियस ईयर में किया है ना, तो दादन व्यवस्था से क्वेश्चन आया ही है। दादन व्यवस्था बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते थे। नहीं, दादन व्यवस्था ये नहीं होती। दादन व्यवस्था जो था ना, व्यापारी जो था कच्चा माल बुनकरों को देता है और इससे तैयार माल प्राप्त होता है। बुनकर सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते, ऐसा नहीं है। देखो ऑप्शन सी है, व्यापारी जो है कच्चा माल बुनकरों को देता है। व्यापारी क्या करता है दादन व्यवस्था में? व्यापारी जो करता है ये कच्चा माल जो है देता है बुनकरों को, उसके बाद इसे तैयार माल प्राप्त होता है। इससे तैयार जो माल होता है प्राप्त होता है उसको लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दादन व्यवस्था ही अग्रिम व्यवस्था भी कहा जाता है। दादनी व्यवस्था या फिर दादन व्यवस्था को क्या कहते हैं? अग्रिम व्यवस्था कहते हैं। यह औपनिवेशिक शासन में प्रचलित भी है। इसमें व्यापारिक बुनकरों को कच्चा माल देकर उनसे तैयार माल जो था वो प्राप्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, निम्नलिखित में किन कारणों से ग्रामीण परिवार के लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे जो बड़ी बड़ी जमीन और व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। ऑप्शन और अगला जो है ऑप्शन बी, खेतिहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। खेतिहर मजदूर जो होते हैं ना, वो मतलब अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर भी मतलब कि मजदूरी करते रहते हैं या फिर निर्भर रहते हैं। ये तो सही है। और साल के हर एक समय में उन्हें काम नहीं मिल पाता। हाँ देखो, ये हर टाइम पे काम तो मिल नहीं पाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ इस जगह से दूसरे जगह जाते हैं जहाँ पे उस टाइम का मतलब जो चीज़ होता हो तो उस काम के लिए चले जाते हैं। खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं। सही बात है। देखो आपने देखा होगा मजदूर लोग बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। तो ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर है बी, सी, डी सही है। और ए जो था वो गलत था। ए जो इसमें सिर्फ बी सी दिया है, डी नहीं दिया, तो ये गलत हो। ए इसमें था, ये कट ही गया। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता जिस आदमी के पास संपत्ति है वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर काम करता है, वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। मतलब कि उस टाइम पे ऐसा था ना, जो बहुत से जिनके पास पैसे हैं सब कुछ है वो लोग आराम से वोट दे सकते हैं, लेकिन कुछ जो गरीब थे वो इतना मेहनत करते थे, मतलब अमीरों से तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे, फिर भी उनको वोट देने का अधिकार नहीं। तो इसको किसने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। देखो महात्मा गांधी ने कहा था मैं विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन एक मजदूर जो है दिन भर पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं, देखो सरकार ने ऐसे कानून पारित किए ... से अधिक महिला कर्मचारी वाले संगठनों के लिए क्रेच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। तो ऐसी मतलब कि ऐसा जो जैसे मान लो कोई ये कंपनी हो गया है, फिर कुछ हो गया ऐसी मतलब यहाँ पे कितनी महिलाओं से होनी चाहिए, महिला जो है अधिक, कि उस जगह पे क्रेच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बन जाता है। तो 30 महिलाओं से अधिक जहाँ पे होंगी तो उस जगह पे जो है क्रेच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा या फिर भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? तो आपको पता है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है, जो हमारा डीपीएसपी होता है, ये आयरलैंड से लिया गया। ये संविधान के भाग 4 में निहित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों को दोहरे उद्देश्य, मतलब दोहरे उद्देश्य क्या है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे उनके अनुसार? पहला ऑप्शन जो दिया ए है, प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। बिल्कुल, मतलब प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वो अपने अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके या फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। दूसरा, ये अधिकार जो है हर उस समय सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये भी सही है। तो उसका राइट आंसर जो ए, बी, एफ, सी देख लेते हैं। स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सके, नहीं ये गलत है। अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार में सुनिश्चित कर सके, नहीं, इसमें देखो अधिकार की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन और ए और बी होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका के
मतलब बदले, जो संसद द्वारा पारित होता है कानून न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो क्या कहलाता है? तो यह न्यायिक पुनरीक्षण तो कहलाता है। अगर मान लो कोई कानून हुआ तो ये जो संविधान है हमारा, उसका मूलभूत संरचना उसका उल्लंघन कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यायिक पुनरीक्षण। मतलब कि अगर ये मानता है जो हमारा न्यायपालिका की ये उल्लंघन कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यायिक पुनरीक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निर्देश और उनका पुनर्वास अधिनियम जो 1993 क्यों लागू किया गया था? इस क्षेत्र, देखो इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी। कौन सा एक्ट है जो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ है? देखो ये क्वेश्चन अभी हमने डे 4 में किया था, उसमें भी आया था, 5 में भी आया था। तो इसका राइट आंसर है ये एक्ट जो था, या फिर 2005 एक्ट जो है वो 2005 एक्ट जो है ये 2005 में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। तो 40 क्वेश्चन मैंने करा दी। पेडागोजी की अलग से क्लास अब हम लोग कुल कर लेंगे, कल हम डे 7 देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा।